अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो ये तकरीबन आपके 10 से 11 वीडियोस में ये टॉपिक कंप्लीट होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और इसके अलावा एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, आउटकम्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सेट्स, एलिमेंट्स एंड सबसेट्स, तो इनकी डिफिनीशन भी हम आज करेंगे, ताकि क्योंकि आगे जो प्रोबेबिलिटी का जब हम पढ़ेंगे तो आपके पास बार बार ये वर्ड जो है ये आएंगे, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास है क्या। तो आज हम इनको इनकी डिफिनीशन करेंगे और प्रोबेबिलिटी के बारे में हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन भी करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। देखें प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होता है। हम प्रोबेबिलिटी हमारे पास है चांसेस या पॉसिबिलिटीज। जब आप देखते हो अनसर्टिनिटी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो जब आप चांसेस देखना चाहते हो तो वो आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है। तो डिफिनीशन देखें कि प्रोबेबिलिटी मीन्स measure of uncertainty or in measure of belief in a particular statement or problem. For example, a fair coin is tossed. तो देखें अगर आपके पास आप एक fair coin टॉस करते हैं तो आपके पास कॉइन में क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल। तो जब कॉइन टॉस कर रहे हैं हम, तो या तो आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा, यानी हेड और टेल। फेयर कॉइन मीन्स कि आपके पास जो हेड और टेल के आने के चांसेस है वो सेम है। ठीक है, सेम है, तो उसको हम फेयर कॉइन बोलते हैं कि आपके पास एनवायरनमेंट और कॉइन जो है वो लॉटेड नहीं है, एनवायरनमेंट सेम रहेगा, तो आपके पास वो क्या होता है, वो फेयर कॉइन होती है जिसमें हेड और टेल जो है उसके आने के चांसेस आपके पास सेम हो। तो प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, ये देखिए हम चांसेस देख रहे हैं कि कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, तो उस कॉइन को टॉस करने के बाद हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। हम हेड और टेल के चांसेस देखना चाहते हैं, तो ये सब आपके पास क्या है, ये सब आपके पास प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये हमारे पास स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी ये दोनों फंडामेंटली इंटर रिलेटेड है। ठीक है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स में हम यूज़ करते हैं मोस्टली इन्फ्रेंशियल में, इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक इन विच वी आर मेनली कंसर्न विद ड्राइंग इन्फ्रेंसेस। तो वो भी आप इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे अलग से। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी की हमारे पास इस फेयर कॉइन टॉस के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। लाइक अगर हम बात करें कि हम रेन के चांसेस देखना चाहें कि रेन के हम अगर चांसेस हम देखना चाहें तो वो भी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। और अगर हम दो टीम्स आपस में या तो कोई गेम खेल रहे हैं, दो टीम डिफरेंट कोई भी गेम आप ले लें, तो उन दो टीम्स के विनिंग के चांसेस आप देखना चाहो कि कौन सी टीम जो है वो विन करेगी, तो ये सब हमारे पास प्रोबेबिलिटी में आता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा हम ये कुछ डिफिनीशन पढ़ेंगे ताकि आपको जो है तो आगे जब हम इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो आपको आना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट क्या है, ट्रायल क्या है, आउटकम्स या सम अदर वर्ड्स। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसेस हुज रिजल्ट्स यील्ड अ सेट ऑफ डेटा। अच्छा, एक्सपेरिमेंट आपके पास एक प्रोसेस होगा या आप कह लें कि एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है जिससे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है ना, रिजल्ट्स आपके पास एक वो प्रोसेस जिससे आपको रिजल्ट मिले तो वो आपके पास एक्सपेरिमेंट कहलाता है। लाइक अब यहाँ पे देखिए आप क्या करें, कॉइन टॉस कर रहे हैं और उससे आपको या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, तो ये यहाँ पे भी आपको एक रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं आप, जो फेयर कॉइन एक कॉइन को टॉस आप कर रहे हैं, ये आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। सो एक्सपेरिमेंट क्या होगा, ये एक प्रोसेस होता है जहाँ से आपको कुछ रिजल्ट मिले। ठीक है, ट्रायल क्या होता है, देखें अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल। अब आप एक सिंगल परफॉर्मेंस, यहाँ पे अगर हम कह लें कि कॉइन, अब यहाँ पे हमने टाइम मेंशन ना किया, हम ना करें कि
जो अगर हम यहाँ पे कह लें कि एक कॉइन हम टॉस करें तो सिंगल हम क्या करें, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, सिंगल एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर हम कहें कि कॉइन को आपने 20 टाइम्स टॉस करना है तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट, मतलब आप बार बार रिपीट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। लेकिन आप क्या करें कि सिंगल परफॉर्मेंस, एक्सपेरिमेंट की जो सिंगल परफॉर्मेंस होती है वो आपके पास आपका ट्रायल कहलाती है, ठीक है। आउटकम्स देखें, आउटकम्स क्या है, द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल इज कॉल्ड एन आउटकम। यानी अब यहाँ पे आपके पास ये आउटकम्स है, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो आपके पास जो रिजल्ट आपके पास एक्सपेरिमेंट से या ट्रायल से आप कह लें, क्योंकि ट्रायल भी तो एक्सपेरिमेंट ही होता है लेकिन वो सिंगल परफॉर्मेंस होती है एक्सपेरिमेंट की। तो आपके पास जो वहां से रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट क्या कहलाते हैं, वो आउटकम कहलाते हैं, वो रिजल्ट आउटकम होता है हमारा, ठीक है। यानी अगर आपने कॉइन टॉस की तो आपके पास हेड आ गया, तो हेड आपका क्या है, हेड आपका आउटकम है। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, हमने पढ़ा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या है, एक प्रोसेस होता है जहां से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, तो देखें इन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स even though it is repeated a large number of times under essential similar condition is called a random experiment। आपके पास large number of times जब आपके पास क्या हो, experiment repeat हो जाए, ठीक है, under similar conditions, तो वो आपके पास random experiment कहलाता है। अंडर सिमिलर कंडीशन लार्ज नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। अब सैंपल स्पेस देखें, सैंपल स्पेस आपके पास क्या है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड टू बी अ सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट एंड इज डिनोटेड बाय लेटर एस। अच्छा, सैंपल स्पेस देखें, सैंपल स्पेस आपके पास क्या है कि ये वो सेट होता है जिसमें आपके पास तमाम पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ठीक है, जो वो तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में से आते हो, ठीक है, तो वो तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो है वो आपका सैंपल स्पेस कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है इवेंट्स, ये हम डिटेल से आगे करेंगे भी, यहाँ पे हम जस्ट डिफिनेशन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जब हम आगे ये वर्ड्स यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास है क्या, ठीक है। हम डिटेल से इन सबको डिस्कस भी करेंगे, सैंपल स्पेस को हम डिटेल से करेंगे। इवेंट्स देखें, इवेंट्स क्या है आपके पास, an event is an individual outcome or any number of outcomes of a random experiment or trial or a trial। इवेंट क्या है, ये आपके पास कोई भी इंडिविजुअल आउटकम या आप कोई भी नंबर, आउटकम का कोई भी नंबर आपके पास जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से या किसी ट्रायल से आपके पास आता है वो इवेंट कहलाता है। देखिए इंडिविजुअल आउटकम मींस अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट हम एक ट्रायल कर रहे हैं, फेयर कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास जो टॉस उसके चांसेस क्या है, कितने चांसेस है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो है, पॉसिबल आउटकम्स वो हमारे पास सैंपल स्पेस में आ गई, यानी हेड और टेल दोनों हमारे पास क्या है, पॉसिबल आउटकम्स है। तो ये तमाम पॉसिबल आउटकम आपका सैंपल स्पेस कहलाएगा, यानी ये मेरे पास हेड और टेल क्या है, एक फेयर कॉइन टॉस करने के लिए मेरे पास ये सैंपल स्पेस बनेगा हेड और टेल, हेड या टेल। अब इवेंट देखें, इवेंट हम कह रहे हैं कि कोई एक आउटकम, तो इवेंट आपके पास जो हेड है वो अलग एक इवेंट है। अगर हम ट्रायल कर रहे हैं ना, तो यही ट्रायल कर रहे हैं, फेयर कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो ठीक है, आपके पास हेड आ रहा है, हेड या टेल आपके पास सैंपल स्पेस है। तो यहाँ से हेड जो है वो आपका एक इवेंट है, तो इंडिविजुअल आउटकम जो है वो आपका इवेंट कहलाता है। इन अ सेट टर्मिनोलॉजी, अब सेट की उसमें आप कैसे डिफाइन करोगे इवेंट को, एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, एस सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट कर रहे हैं, ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट, ठीक है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देखें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपके पास क्या होता है, द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हमारे पास ये देखिए म्यूचुअली कहते हैं कि यहाँ पे उसके इनवर्स ये देखिए एक्सक्लूसिव है ना, सो एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो रहा है, यानी टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ एंड ओनली इफ इट कैन नॉट अकर टुगेदर
या इट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। म्यूचुअली हम कहते हैं कि जो सेम टाइम के लिए हम कहते हैं ना, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव है साथ में। सो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली का ऑपोजिट होगा, यानी वो दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे अगर आपके पास वो दोनों एट द सेम टाइम अकर नहीं हो सकते, ठीक है ना। लाइक आप देखें कि दिन और रात आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये दोनों एक ही वक्त में पेयर नहीं हो सकते, या तो दिन होगा या रात, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो वो इवेंट जो आपके पास एक साथ एक ही टाइम पे अगर ना हो सके वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या यहाँ पे इवेंट, वो इवेंट जो आपके पास एक ही टाइम में अगर नहीं हो सकते वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। लाइक पास और फेल का देख लें, या तो पास होगा या फेल होगा, तो ये दो इवेंट्स एक ही टाइम पे पास और फेल दोनों एक साथ अकर नहीं हो सकते, ठीक है ना। कोई भी स्टूडेंट या तो पास होगा या फेल होगा, एट द सेम टाइम वो पास और फेल दोनों नहीं हो सकते। तो ये क्या है, ये दो इवेंट्स आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इस तरह के तमाम वो इवेंट जो एक ही टाइम पे अकर नहीं हो सकते वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं। दैट इज दे हैव नो पॉइंट्स इन कॉमन, यानी उन दो इवेंट्स में कोई कॉमन पॉइंट ना हो। तो सेट, उसमें जब हम इनको अलग से डिफाइन करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम जस्ट एक नज़र पढ़ रहे हैं ताकि आगे हमारे पास कहीं पे भी ये वर्ड्स आए तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास है क्या। अब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखें तो द नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑपोजिट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम कहते हैं कि वो दो इवेंट्स जो एक ही वक्त पे आपस में अकर ना कर सकें वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं। लेकिन नॉट म्यूचुअली क्या है, वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। यानी यहाँ पे आप कहोगे कि द टू इवेंट्स आर सेड टू बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ एंड ओनली इफ इट कैन अकर एट द सेम टाइम, यानी वो दो इवेंट जो आपके पास एक ही वक्त में अकर हो सके वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे, ठीक है। सेट्स देखें, सेट्स हमारे पास क्या है। A set is any well-defined collection or a list of distinct objects. For example, a group of students, the books in a library, the integers between 1 and 100, all human beings on the earth, etc. ये सब आपके पास क्या है, ये सेट है। सेट क्यों है, क्योंकि देखिए हम डिफिनीशन कर रहे हैं कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है सेट हमारे पास, या लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखें आपके पास यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है, आपके पास एक कलेक्शन है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स की कलेक्शन। तो आपके पास ये क्या होगा, ये एक अलग से सेट होगा। द बुक इन लाइब्रेरी, द इंटीजर बिटवीन 1 and 100, ये सब आपके पास अलग अलग सेट्स है। ओके, नेक्स्ट देखें एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होंगे कि द ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन अ सेट आर कॉल्ड नंबर्स और एलिमेंट ऑफ दैट सेट। यानी अब सेट हमने पढ़ लिया, सेट क्या है आपके पास, सेट आपके पास, अब उस सेट में एलिमेंट्स क्या है देखें। एलिमेंट्स आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे सेट्स में वो आपके एलिमेंट्स कहलाएंगे। लाइक अभी हमने सेट्स में एग्जांपल ली के अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो उस ग्रुप में जो स्टूडेंट्स है, इंडिविजुअल स्टूडेंट आपका एलिमेंट है, ये जो स्टूडेंट्स है वो आपके एलिमेंट्स है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स आपके एलिमेंट्स हैं। तो अच्छा आगे देखें, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स such as A, B, C and so on, while their elements are represented by small letters such as A, B, C. अब सेट्स को हम जब लिखेंगे तो आप उनको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ये देखें A, B, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास सेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये A सेट है, ये B सेट है, और वो इक्वल किस चीज के हैं, तो उस सेट में आपने ब्रेसेस लगा के अपने उनके एलिमेंट्स लिखने हैं। अब वो एलिमेंट्स आपके पास कैपिटल ए आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, कैपिटल बी, क्योंकि कैपिटल लेटर्स का आपके पास मतलब होगा कि वो सेट है, स्मॉल लेटर्स का मतलब होगा कि वो एलिमेंट्स है। सो ये लिखने का एक मेथड है कि आपके पास कैपिटल जो है वो सेट्स होंगे, और अगर आपने एलिमेंट्स लिखने हैं तो वो आपके पास स्मॉल ABC में स्मॉल लेटर्स होंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास एक सेट है A, इस सेट को हमने नाम दिया है A।
तो ए को मैंने कैपिटल लिख लिया, इसका मतलब है ये सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो देखें ए बी सी डी, ये आपके पास सेट ए के एलिमेंट्स है। अब सेट बी के एलिमेंट्स देखें 1 2 3 4, ये आपके पास सेट बी के एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे अगर ये एलिमेंट्स है ना, अब यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ कि डी जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है या डी इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, तो आप कैसे लिखोगे, डी ये सिंबल यूज करोगे, ठीक है। डी इज, इसका मतलब होता है कि डी बिलोंग्स फ्रॉम ए या डी इज द मेंबर ऑफ सेट ए। तो आपके पास ये क्या है, ये सिंबल शो होता है कि आपने बताना है कि डी जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं कि आपके पास जो डी है वो सेट ए का मेंबर नहीं है, यानी डी इज नॉट बिलोंग फ्रॉम ए, सो आपने क्या करना है, ये वाली सिंबल यूज करनी है, ठीक है। डी इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, इसका मतलब है डी इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। अच्छा, सेट्स में हमारे पास एक आता है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। अब 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस सेट कैसे होते हैं, देखें यहाँ पे आप देखें हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अ सेट ए इज सेड टू बी 1 to 1 corresponding with a set B when every elements of set A can be made to corresponding to one and only one element of a set B। देखें यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है ना, इसके कोरिस्पॉन्डिंग बी में भी एलिमेंट्स हो तो वो आपके पास होता है 1 to 1 कोरिस्पॉन्डिंग। आप उसको फिर क्या कह सकते हो, 1 to 1 कोरिस्पॉन्डिंग। तो देखिए हमारे पास इस जो सेट है, ये दो सेट, यहाँ पे ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स है, सो बी के भी आप देखें 4 एलिमेंट्स है। सो ए के सामने ए, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, यानी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों सेट्स में मौजूद है। सो ये क्या है आपके पास, ये दो सेट्स आपके पास 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अब आगे हमारे पास आता है सबसेट। अब सबसेट क्या है, तो देखें अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ सम एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अनदर सेट इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ दैट सेट। क्या कि आपके पास क्या होना चाहिए कि किसी एक सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरे सेट में मौजूद हो, तो वो सेट जो है वो सबसेट होगा जिसमें वो मौजूद, जिसके एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद है उसका, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि वो सेट जो है वो सबसेट है उस दूसरे वाले का। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अब एग्जाम्पल से आपको सही से समझ आएगी कि इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर हम कह रहे हैं कि बी जो है वो सबसेट है ए का, इसका क्या मतलब है कि देन एवरी मेंबर ऑफ सेट बी इज आल्सो अ मेंबर ऑफ सेट ए। तो आपके पास बी में मौजूद तमाम एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स होने चाहिए, चाहे सेट ए में कोई और भी एलिमेंट्स क्यों ना इंक्लूड हो। मींस कि अगर यहाँ पे हम ले लें कि सेट ए मेरे पास है ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट्स सेट ए के हैं, और बी को मैं एलिमेंट्स असाइन करूँ सी डी, बी के सिर्फ सी डी ले लूँ, तो उसका क्या मतलब होगा कि वो सी डी जो है वो ऑलरेडी ए सेट ए में मौजूद है, यानी सी डी जो है ये तो है, तो ये बी के एलिमेंट्स भी, लेकिन ये आपके पास क्या हो, ये आपके पास ए में भी मौजूद हो। लाइक ये देखें, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूं कि मैं कह रही हूं सेट ए मेरे पास इक्वल है, सेट ए में मेरे पास है ए बी सी एंड डी, ये मेरे पास क्या है, ए के एलिमेंट्स हैं। अब सेम यहाँ पे मैं बी सेट ले रही हूँ और उस बी सेट में मेरे पास मैं कह रही हूँ कि सिर्फ सी और डी जो है वो एलिमेंट है सेट बी के। तो अब देखें ये दोनों एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद है, ठीक है ना, ये दोनों एलिमेंट्स जो है, ये दोनों मेंबर ऑफ सेट बी के जो है वो ऑलरेडी मेंबर है सेट ए के। सो ये मैं कह सकती हूँ कि बी जो है वो सबसेट है ए का, B is the subset of A, या A is not a subset of B। देखें, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नॉट, सॉरी ये नॉट नहीं है, कि जो B है वो सबसेट है A का, या तो आप ये वाली नोटेशन यूज, अगर ये नोटेशन यूज करें तो A जो सबसेट जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद है वो सेट, फिर ये सिंबल और B, लेकिन ये जो है ना ये आपके पास B इज सबसेट ऑफ A, तो आपके पास ये क्या है, सबसेट हो गया, ठीक है।
आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे भी समझ नहीं आई देन यू कैन आस्क इन कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।